हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की पढ़ाई? तो हमने अभी तक देखा था कि कैसे किस तरह से यानी क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ। हमने देखा कि डॉबरिनस ट्रायड्स, डॉबरिनर साहब थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, क्लासिफाई करना शुरू किया, पर उसके कुछ डिफेक्ट्स थे। फिर हमने पढ़ा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स लास्ट लेक्चर में, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में भी कुछ डिफेक्ट्स हमने पाए। फिर मैंने आपको मेंडेलीव साहब ने क्या काम किया था उसके बारे में बताया, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में पढ़ा, पर वो भी कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स में फेल हो गए। सर ये क्या बात हो गई, आप पढ़ा रहे हो, हमको लग रहा है कि ये टेबल सही होगा, फिर वो गलत है। अगर वो टेबल है ही गलत तो आप पढ़ा क्यों रहे हो? हम ये जो है एक्चुअली ये तीन ही थेरीज नहीं थी, अनगिनत थेरीज इसके बीच में आई एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, पर दीज थ्री थेरीज फाउंड अ वे, दे प्रिपेयर्ड अ वे। देखिए ये जो इन्वेंशंस होता है वो एक दिन की बात नहीं होती है, उसके ट्रायल एंड एरर होते हैं और फाइनली बाद में एक परफेक्ट चीज तैयार होती है। तो ये तीनों जो थे, इन्होंने तीनों ने मिलकर रास्ता बनाया जिससे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? जैसे न्यूलैंड साहब पहले क्या कर रहे थे, एटॉमिक मासेस के हिसाब से क्लासिफाई कर रहे थे। फिर मेंडेलीव साहब ने हमको लॉ दिया था, मेंडेलीव साहब का जो लॉ था वो था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन of atomic masses, isn't it? एटॉमिक मास का ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी होता है, isn't it? हर थोड़े एटॉमिक मास के बाद क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, ये मेंडेलीव साहब ने बोला था, पर इसके भी कुछ डीमेरिट्स आए। फिर 1930 में हेनरी मॉसले साहब आए। हेनरी मॉसले साहब जब तक आए, ये बेचारे साइंटिस्ट जो इसके पहले आए थे, इनके पास एक ये भी डिसएडवांटेज था कि केमिस्ट्री अभी डेवलपिंग फेज में था, इजंट इट? प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी अभी डिस्कवर इसके बाद हो गए हैं, इजंट इट? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और मुझे लग रहा है 1897 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, Isn't it? 1897 में। और तब के बाद तो पूरा जो केमिस्ट्री है, पूरा फिजिक्स है, पूरी तरह चेंज हो गया। तो जैसे जैसे ये सामने आए, लोगों को पता चला हाँ मैटर कैन बी सब डिवाइडेड, उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ऐसे होती हैं। और बाद में हेनरी मॉसले साहब ने क्या देखा, अरे कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं तो उसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन में है, तो हाइड्रोजन है एक ऐसा एक लौता एलिमेंट है जिसमें एक ही प्रोटॉन है, इजंट इट? हेलियम है, उसमें क्या है, 2 प्रोटॉन है। लिथियम है, उसमें 3 प्रोटॉन है। सो ही फाउंड आउट दैट एन एलिमेंट, द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज ए यूनिक कैरेक्टर, वो उसी एलिमेंट के पास है। और पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो हो सकते हैं, हाँ होते हैं। इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट, इजंट इट? और उन्होंने देखा कि अगर हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो ऐसा दूसरा वर्ल्ड में दूसरा एलिमेंट नहीं है जिसके पास एक प्रोटॉन हो, ये यूनिक प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एक्चुअली द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट, इजंट इट? अगर हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो और दूसरा कोई भी वर्ल्ड में एलिमेंट नहीं होगा जिसके पास एक प्रोटॉन होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे। हेलियम है तो हर बार हेलियम लूंगा तो उसमें 2 ही प्रोटॉन होंगे, और हेलियम एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 2 प्रोटॉन है। लिथियम है एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 3 प्रोटॉन है। तो उन्होंने बोला कि यार कहीं ना कहीं जो है एटॉमिक नंबर है वो एक यूनिट प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने सिंपल सा इस लॉ में
इसलिए पहले मेंडलियस पीरियोडिक लॉ पढ़ाया जाता है। एक सिंपल सा बोला, एटॉमिक मास तो दो के चेंज हो सकते हैं, जैसे आइसोटोप्स वगैरह होते हैं। क्या होता है क्लोरीन का, क्या होता है एक ही क्लोरीन के दो अलग अलग मास आ सकते हैं, इजंट इट। पर एक एलिमेंट के दो एटॉमिक मास आ सकते हैं, एलिमेंट के दो एटॉमिक मास आ सकते हैं। एटॉमिक मास दो हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन का था 35 और 37 क्लोरीन का, पर उसका एटॉमिक जो नंबर था, भले ही उसका मास 35 हो या 37 वाला क्लोरीन हो, अगर क्लोरीन 35 है तो भी उसका एटॉमिक नंबर जो है 17 है, यानी उसमें 17 प्रोटॉन्स हैं। अगर क्लोरीन 37 है जिसका एटॉमिक मास 37 है, उसका एटॉमिक नंबर तो 17 ही है, 17 प्रोटॉन ही है। तो तब उनको एक बात स्ट्राइक हुई कि एटॉमिक मास तो यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। एटॉमिक मास बहुत सारे एलिमेंट्स का सेम आ सकता है, पर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो क्या है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है। तो इस छोटे से लॉ में जो मेंडलियस पीरियोडिक लॉ था, उन्होंने एटॉमिक मास ये वर्ड कट किया और बोला प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन नॉट ऑफ द एटॉमिक मास बट ऑफ एटॉमिक नंबर। उन्होंने ये शब्द कट किया, बोला प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर। हर थोड़े एटॉमिक नंबर के बाद, ये मास के बाद बोल रहे थे, पर मास क्या यूनिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। मास में क्या है, दो एलिमेंट्स का मास सेम हो रहा है, या एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग मास हो रहे हैं, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला नहीं, एटॉमिक मास को कट करो, आप एटॉमिक नंबर को रखो आप, इजंट इट। तो लोग भागते हैं, सर आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं एटॉमिक मास का मेंडलीव साहब काफी हद तक तो सही थे, पर आप ये ले रहे हो तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ठीक है हमको वो भी तो बताओ। तो उन्होंने बोला ठीक है बताता हूं, और मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स या पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, उनका क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, उनका रिएक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे एक्सेप्ट करेंगे वो प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी जो भी प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट्स की आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन यानी क्या, दे विल कीप ऑन रिपीटिंग, बार बार रिपीट होंगे, पर किसके बाद रिपीट होंगे, मेंडलीव साहब बोल रहे थे एटॉमिक मास के बाद रिपीट होंगे, पर मोस्ले साहब ने क्या बोला, नहीं वो एटॉमिक मास के बाद नहीं, क्योंकि एटॉमिक मास एक यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी है, यूनिक चीज है। आप दुकान में जाते हो तो बोलते हो ना, कोई तो यूनिक ड्रेस दिखाओ, यूनिक ड्रेस दिखाओ का मतलब क्या है कि पूरे पार्टी में वो ड्रेस में ही पहनना चाहिए, वो शर्ट या वो यानी ड्रेस या वो टॉप मेरे पास ही होना चाहिए और किसी के पास नहीं, यूनिक। तो उन्होंने बोला वो यूनिक चीज एटॉमिक नंबर है। किसी एलिमेंट के पास अगर एक एलिमेंट के पास कोई एटॉमिक नंबर आया तो वो एटॉमिक नंबर दूसरे एलिमेंट के पास नहीं आ सकता है। तो उन्होंने बोला कि ये रिपीट होंगे एटॉमिक नंबर के बाद, एटॉमिक मास के बाद नहीं। तो उन्होंने लोगों ने बोला ठीक है, तो आप भी क्या कीजिए, इसमें से जो भी कॉपी करना है स्क्रीन पॉज करके कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं बताता हूं कि किस तरह से सॉल्व हो गए सब प्रॉब्लम्स। सो नेक्स्ट है एनोमलीज ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल सॉल्व है। एनोमलीज ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल सॉल्व है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी मेंडलीज टेबल एनोमलीज यानी क्या, प्रॉब्लम्स। अभी क्या था, मेंडलीज साहब जो थे उन्होंने क्या बोला कि ये चीज़ें हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोस्ले साहब उठे, उन्होंने बोला कि नहीं एटॉमिक मास जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो एटॉमिक नंबर है, उसको ले लो। मोस्ले साहब भी बड़े साइंटिस्ट थे तब के ज़माने में, सब लोग मान गए।
सबने बोला, पर कुछ लोग रहते हैं सुनते कम है, और जब मोस्ले साहब अभी बता रहे ही थे तो चालू हो गए मेंडलीव के जो साथ थे, नहीं ऐसा क्यों वैसा क्यों, आप बताएं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ये सब आप उन्होंने, बैठो आवाज मत करो, एक एक करके उठो, क्या प्रॉब्लम है। बोला आपने टेबल बताया है, कुछ लोग उठे, बोले आपने टेबल बनाया है तो क्या उससे फायदा होगा, हमको बता को पहला डीमेरिट था, आपके पास भी टेबल है, आपने लर्न किए हैं डीमेरिट्स, तो पहला प्रॉब्लम था कोबाल्ट और निकल का, हमको बताओ आपका टेबल ये कैसे सॉल्व करता है प्रॉब्लम। बोला क्या था प्रॉब्लम, वो बोले कोबाल्ट का मास है, आपको पता है यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है कोबाल्ट का मास है 59.9 और निकेल का मास है 59.6, इजंट इट। तो बोले ठीक है बराबर है आपकी बात, कोबाल्ट का मास 59.9 है और 59.6 है, और मेंडलीव साहब ने कोबाल्ट को पहले बिठाया था, निकेल को बाद में बिठाया था, यही प्रॉब्लम है। असलियत में निकेल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, बराबर है मास के हिसाब से। ठीक है मास के हिसाब से ना, रुको तो सही, मैं बताता हूं मेरा टेबल कैसे सॉल्व करता है। मेरे को बोलो मेरा टेबल किस पे डिपेंड करता है, कुछ सब उठ के बोले सर एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। मोस्ले साहब को आंसर दिया, बोले कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है, बोले 27। निकल का एटॉमिक नंबर क्या है, बोले 28। बोले कौन पहले आना चाहिए, बोले कोबाल्ट। बोले आया है कोबाल्ट पहले। मोस्ले साहब का मेंडलीव साहब का प्रॉब्लम ये था ना कि मास 59.9 है और इसका 59.6 है, तो निकल पहले आना चाहिए, पर प्रॉपर्टीज के हिसाब से कोबाल्ट पहले आ रहा था, ये प्रॉब्लम था, मास वो मैच नहीं कर रहा था, इजंट इट। पहले कोबाल्ट बैठ गया बाद में निकल बैठ गया, पर मास के हिसाब से देखा जाए तो निकल पहले आना चाहिए। बोले बराबर है तुम्हारी बात, सब कुछ बराबर है, पर उनका टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड था, मेरा टेबल किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। कोबाल्ट का 27 है, निकल का 28 है, तो पहले 27 आएगा बाद में 28 आएगा। बाबा हो गए, हो गया, पहले को 27 ही आता है ना, क्या 28 आता है, बोले 27 आता है, ये हो गया सॉल्व पहला प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम यही था ना कि निकल बाद में क्यों आया है, मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 28 है, तो 27 के बाद 28 आएगा, तो निकल बाद में ही आएगा। समझ में आया। मेंडलीव साहब के टेबल में पहला प्रॉब्लम यही था कि कोबाल्ट का मास 59.9 है और निकल का मास 59.6 है, और मेंडलीव साहब ने पहले कोबाल्ट को बिठाया था बाद में निकल को बिठाया था, तो लोग आवाज करने लगे थे कि आपका मास पे बेस्ड है, तो निकल का मास कम है तो पहले निकल आना चाहिए। पर ये छोटे से चेंज से क्या हो गया, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का तो 27 है और निकल का 28 है, आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, तो 27 है, इसका 28 है, तो पहले बोला मेरा तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है ना, मेरा तो एटॉमिक मास पे बेस्ड नहीं है, उनका एटॉमिक मास पे था, तो आपका प्रॉब्लम बरोबर है कि एटॉमिक मास के हिसाब से पहले निकल आना चाहिए बाद में कोबाल्ट, पर अभी तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है ना, एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 है और निकल का 28 है, हो गया, लो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। चलो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, चलो आवाज मत करो। दूसरे लोग ठीक है एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, अब हमको पता आइसोटोप्स का कैसा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बोले आइसोटोप्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना, मैं बताता हूं कैसे। देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। उन्होंने उनसे ही पूछा, अरे बताओ आइसोटोप्स का डेफिनेशन क्या है, बोले सेम डिफरेंट एटॉमिक मास सेम एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। बोले ऐसे मत बताओ, डेफिनेशन तो मुझे भी पता है, प्रॉब्लम क्या है। बोले प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लो क्लोरीन है, उसका एटॉमिक मास 2 है, एक 35 भी है और एक 37 भी है, तो बोले क्या प्रॉब्लम है इसमें। वो बोले देखिए इसका मास 35 है, इसका मास 37 है, तो मेंडलीव के टेबल में प्रॉब्लम ये था कि इन दोनों को अलग अलग जगह मिलनी चाहिए। जो मेंडलीव के टेबल में प्रॉब्लम था ना, मेरा टेबल किस पे बेस्ड है, बोले एटॉमिक नंबर पे। बोले क्लोरीन 35 का एटॉमिक नंबर कितना है बता भैया, वो बोले 17। बोले क्लोरीन 37 का एटॉमिक नंबर बताओ भैया, बोले 17। बोले दोनों का 17 है ना, वो बोले हाँ। लोग बोले हाँ दोनों का 17 ही तो है। बोले फिर जगह अलग दूं कि सेम दूं, बोले सेम दो।
बोले आप भी बता दिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है ना टेबल। बोले हाँ, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये भी 17 है, ये भी 17 है। भले एटॉमिक मास कुछ भी हो ना, मैं तो एटॉमिक मास की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? बोले एटॉमिक नंबर की। तो बोले मोस्ले साहब बोले देखो दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो दोनों को सेम जगह मिलेगी। सो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल whether the elements are having different atomic masses, though because their atomic number is same, they will have same place, isn't it? भले क्लोरीन का मास 35 हो या 37 हो, 35 हो या 37 हो, it is immaterial because the modern table is based on atomic number. The modern table is based on atomic number. तो भले इसका 17 है, इसका भी 17 है, तो क्या हो जाएगा? नंबर तो सेम है ना, एटॉमिक नंबर। और जो मोस्ले साहब की टेबल थी वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी, तो इसलिए क्या हो गया, उन्होंने बोला मैं सेम जगह दूंगा दोनों को, एक ही ब्लॉक में बिठाऊंगा दोनों को। मैं तो मास को देख रहा ही नहीं हूं, तो क्लोरीन को एक ही जगह मिलेगी 17 नंबर वाली। समझ रहे हो? नहीं समझा? नेक्स्ट पॉइंट, बोले नेक्स्ट प्रॉब्लम था कि एटॉमिक मास जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का 1 था, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट था उसका क्या था, सीधा 4 था। तो 2 3 जो है वो है नहीं है, किसको प्रॉब्लम नहीं था, यानी द डिफरेंस इन 2 एलिमेंट्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। भाई 2 एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे वो किसको पता नहीं थे। जैसे हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 4 है, इजंट इट? हाइड्रोजन 1 है और हीलियम 4 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, बरोबर है ना? तो हाइड्रोजन के बाद सीधा हीलियम आ रहा था किसके टेबल में? मेंडेलीव साहब के टेबल में। तो लोगों ने बोला 2 और 3 है कि नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? तो इसका जवाब मेंडेलीव के पास नहीं था। द राइज ऑफ एटॉमिक मास वॉज नॉट यूनिक। मैंने पहले भी बताया था, ये डिसएडवांटेज था, डीमेरिट था। सब डीमेरिट्स आपको पता होने चाहिए तो ही आप ये समझ सकते हो। द राइज ऑफ एटॉमिक मास वॉज नॉट यूनिक, यानी कभी 2 से बढ़ रहा था, कभी 4 से बढ़ रहा था, कभी 10 से बढ़ रहा था। तो जैसे मान लीजिए कैन देयर बी एन एलिमेंट बिटवीन क्रोमियम 52 एंड 55। क्रोमियम का एटॉमिक मास कितना है? 52 और मैग्नीशियम का मास कितना है? 55। तो 52 और 55 के बीच में एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा? आप बताओ हमको। बोले बताता हूं, रुको। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 24। मैग्नीशियम का कितना है? 25। तो 24 प्रोटॉन भी है, 25 प्रोटॉन भी है, तो 24.5 प्रोटॉन तो नहीं हो सकते ना। मास जो है पॉइंट में आ सकता है या चेंज हो सकता है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 24। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 25। तो 24 प्रोटॉन वाला भी हमारे पास एलिमेंट है, 25 प्रोटॉन वाला एलिमेंट भी हमारे पास है, तो 24.5 प्रोटॉन तो नहीं हो सकते ना, तो इनके बीच में एलिमेंट नहीं आ सकता। तो एटॉमिक नंबर की वजह से क्या हो गया, अगर मान लो एलिमेंट है मेरे पास जिसमें 1 प्रोटॉन है, हीलियम के पास कितने? 2 प्रोटॉन, तो इनके बीच में एलिमेंट आ सकता है क्या? नहीं, isn't it? So अभी क्या हो गया, द राइज वॉज नाउ यूनिक। हर बार एक एक से, अभी रोल नंबर वाइज मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 1 रोल नंबर वाला भी है, 1 रोल नंबर वाला भी है, 2 रोल नंबर वाला भी है, 3 रोल नंबर वाला भी है, 4 रोल नंबर वाला भी है। सब रोल नंबर्स यूनिक हो गए अभी, ठीक है। तो देखा गया कि हाइड्रोजन 1 है, हीलियम क्या है? 2 है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट था लिथियम जो 3 है। एटॉमिक नंबर 1 2 3, अभी सभी जो टेबल में एटॉमिक नंबर्स थे, जो भी एलिमेंट्स बैठे हुए थे, उनका राइज यूनिक था। 1 वाला एलिमेंट था, 2 वाला एलिमेंट था, 3 वाला एलिमेंट था, 4 वाला एलिमेंट था, 5 वाला एलिमेंट था, 6 वाला एलिमेंट था। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले 1 वाला एलिमेंट था। एटॉमिक मास कैसे वेरी हो रहा था? अपने अंदाज में वेरी हो रहा था, अपनी दुनिया में था। 1 था, फिर 4 था, फिर 7 था, फिर 15 था। तो लोग कंफ्यूज हो गए, ऐसे कैसे याद रखेंगे? पर अभी कैसे थे, नंबरिंग परफेक्ट हो गई, 1 फिर 2 फिर 3, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इट इज ए यूनिक प्रॉपर्टी। एक एलिमेंट में एक ही होगा, और वो राइज भी प्रोटॉन्स है ना। तो अभी मास क्या था? 35। क्लोरीन का मास कैसे देखा जाता है? 35.5।
पर प्रोटॉन्स तो ऐसे नहीं हो सकते 15.5 प्रोटॉन्स नहीं बोल सकता, यहाँ तो 15 होंगे या तो 16 होंगे। तो नाउ द राइज वाज आल्सो यूनिक, दैट वाज द थर्ड एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। समझ में आ रहा है। फिर हाइड्रोजन, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कैसे रखे जाते हैं, पर क्या था हाइड्रोजन का जो भी प्रॉब्लम था वो भी उन्होंने सॉल्व करके दिया कि हाइड्रोजन को बिठा नहीं सक रहे थे कि उसको फर्स्ट ग्रुप में बिठाना है कि 17 ग्रुप में बिठाना है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में ही क्यों बिठाया जाता है, तो इसको भी फर्स्ट ग्रुप में बिठाया गया। तो इस तरह से सभी जो प्रॉब्लम थे, पहला प्रॉब्लम क्या था, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, हाउ वर प्रॉब्लम्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल सॉल्व बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको लिखना है द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल वाज कोबाल्ट व्हिच हैज एटॉमिक मास 59.9 वाज प्लेस्ड बिफोर निकल 59.6, बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, cobalt has atomic number 27, nickel has 28, so cobalt should be placed before nickel. Second problem was of isotopes. Isotopes are elements having different atomic masses but same atomic number. In Mendeleev's periodic table, as the elements have different atomic mass, they should have different places because Mendeleev's periodic table was based on atomic mass. But in modern periodic table, as it is based on atomic number, though the isotopes have different atomic mass, the atomic number is same. Therefore they should have same place. ऐसे लिखना पड़ेगा। ये इन दोनों पे तो बहुत बार प्रॉब्लम आता है, स्पेशली इस पे ऐसा लिखा होगा, हाउ इज प्रॉब्लम ऑफ आइसोटोप सॉल्व्ड बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एज द टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, as isotopes are different atomic mass, they should get different place, but because of properties they were kept together, which violated the law. Third point, but modern periodic table is based on atomic number. Isotopes, though they have different atomic mass, they have same atomic number, so they can be placed together. मैंने क्या बोला उसका ही हिंदी में आपको बता रहा हूं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास अलग अलग है पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, इजंट इट। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी, वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, इजंट इट। एटॉमिक मास पे बेस्ड होने के कारण उनमें क्या था, अगर क्योंकि वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, क्योंकि एटॉमिक मास अलग अलग है तो उनको अलग अलग जगह मिलनी चाहिए थी, पर मेंडलीव साहब ने उनको एक ही जगह दी, तो लोग चिल्लाने लगे कि आपकी टेबल एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास अलग है तो आपको अलग जगह मिलनी चाहिए, इजंट इट। पर क्या हो गया कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉब्लम हो गया, वो सॉल्व नहीं कर पाए, आइसोटोप्स को अलग जगह नहीं दे पाए, पर जो मॉडर्न टेबल थी वो बेस्ड ही एटॉमिक नंबर पे थी। तो मॉसले साहब ने बोला अलग जगह क्यों दो, मेरा टेबल मास पे थोड़ा ही बेस्ड है, भले ही क्लोरीन का मास 35 और 37 हो, उनका एटॉमिक नंबर तो 17 ही है ना, तो उनको अलग जगह क्यों दो, मेरा टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है ना। एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो जगह चेंज होगी, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा तो जगह चेंज नहीं होने वाली है भैया, चलो चिल्लाओ मत इधर, समझ में आ रहा है। तो दिस वर द प्रॉब्लम्स, एक छोटा सा जो चेंज है एटॉमिक मास का, जो उन्होंने एटॉमिक नंबर कर दिया, सभी जो प्रॉब्लम्स थे मेंडलीव टेबल के वो सॉल्व हो गए। यानी मेन मुख्यतः काम किसने किया था, मेंडलीव साहब ने किया था, उसको ही फॉलो किया किसने, मॉसले साहब ने, और सिर्फ उन्होंने एक छोटा सा बदलाव किया। क्या बदलाव किया कि उन्होंने मेंडलीव टेबल का जो मेंडलीव लॉ था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स है पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो एटॉमिक मास ये शब्द निकाल के एटॉमिक नंबर जो लगा दिया वो एक क्या बन गया, उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया और उससे सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। आई होप आपको समझा है कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के यानी फायदे हो गए, यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो भी प्रॉब्लम्स है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने किस तरह से सॉल्व किए हैं, इजंट इट। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट जो बताऊंगा आपको कि किस तरह कोई एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बैठता है।
देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आपके जो पेजेस है आगे पीछे तब तक आप निकाल के देख सकते हो। तो क्या होता है स्ट्रक्चर में कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो ये एक थोड़ा सा आप पीरियोडिक टेबल तब तक निकालिए 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 इज़न्ट इट। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको पता है कुछ अच्छी चीज़ों के लिए टाइम तो हमेशा लगता ही है। इसको बोलते हैं सेकेंड कॉलम। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10 थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ सकता है, प्लीज सहकार्य करें। ये ठीक है, ये 11 नंबर, ये 12, फिर से ये 13 नंबर बड़ा पिलर बनेगा, आप देख सकते हो। ये 14 नंबर, ये 15 नंबर, ये 16 नंबर, ये 17 नंबर, ये जो है 18 नंबर, ठीक है। और नीचे ये एक अलग से पट्टी बनी हुई है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, आप देख सकते हो आप में। तो टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो है कॉलम्स जो है ये 1 2 3 4 कॉलम्स, यानी ये पूरा वरुण खाली वर्टिकल, उनको जो वर्टिकल हैं उनको बोलते हैं ग्रुप्स। और ऐसे टोटल कितने ग्रुप्स हैं आप देख सक रहे हैं, 18 ग्रुप्स हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पट्टियां हैं, तो हॉरिजॉन्टल को बोला जाता है पीरियड्स। और ये जो एक ब्लॉक है ये एक एलिमेंट को दिया जाता है, ठीक है। ऐसे पीरियड्स कितने हैं? 7। ऐसे पीरियड्स कितने हैं? 7। तो हर एक कॉलम और एक ग्रुप के हिसाब से 18 ऐसे वर्टिकल हैं। सो द वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप, द हॉरिजॉन्टल रोज, इसको रोज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स। तो कॉलम्स कितने हैं? 18, रोज कितने हैं? 7। पहले आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो सर इनको यानी ये जो एक ब्लॉक मिलेगा, अभी ये वाला जो एलिमेंट है, मान लीजिए इधर हाइड्रोजन बैठता है, तो ये किस में बैठ रहा है? पहले ग्रुप में और पहले रो में, इजंट इट? फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड। यहां कौन बैठेगा? हाइड्रोजन के बाद लिथियम बैठता है, आप देख सकते हैं, फिर सोडियम बैठता है, फिर पोटेशियम बैठता है, फिर रुवेडियम बैठता है, इजंट इट? फिर आगे वाले एलिमेंट्स जो भी होंगे वो बैठेंगे। तो सर इसको हाइड्रोजन को इधर बिठाया, ऐसे क्यों? यही जगह उसको क्यों दी? ये वाला जो ब्लॉक है इसका नंबर क्या है? ग्रुप 1 पीरियड 1, इजंट इट? ग्रुप 1 पीरियड 1। अच्छा ये वाले का बताइए लोकेशन क्या है? ये वाले का लोकेशन है ग्रुप 5
पीरियड 4, इजंट इट? पीरियड 4 में और ग्रुप 5 में है। मेरे को बताइए इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन है पीरियड 5 ग्रुप 9, इजंट इट? 9वें ग्रुप में है। तो फिर सर ये एलिमेंट को ऐसे कैसे बिठाते हैं, कौन से भी ब्लॉक में कैसे बिठाएंगे? मैं बोला वो भी बताता हूं। कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। जैसे मान लो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अभी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो पीरियड नंबर होता है, पीरियड नंबर, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ शेल्स। अब ये कितने शेल है? हाँ, सोडियम का अगर देखा जाए तो पहले न्यूक्लियस होगा, फिर बाद में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर बाद में क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर लास्ट में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कितने शेल हो गए? 3, 2, 8, 1। ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, इजंट इट? तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इजंट इट? तो ये क्या है? जो नंबर पीरियड नंबर है, कितने शेल है? थर्ड। तो मैंने देखिए सोडियम को किसमें बिठाया? थर्ड पीरियड में बिठाया ना, ये थर्ड पीरियड है। सो पीरियड नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ शेल्स, या द नंबर ऑफ शेल्स, मैंने उल्टा बोला, जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतने पीरियड होंगे। इसका मतलब सर जो भी थर्ड पीरियड में आएंगे उन सबके नंबर ऑफ शेल्स 3 ही होंगे क्या? मैंने बोला हाँ, उन सबके नंबर ऑफ शेल्स 3 ही होंगे। मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए, और ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है? ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। देखिए 1 है ना, 1 है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये ग्रुप 1 में आया है। तो ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखिए आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं धीरे धीरे सब चीजों पे आऊंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या जानकारी दी है? अभी तक मैंने आपको जानकारी दी है कि एक पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप बोलते हैं। ऐसे कितने वर्टिकल्स कॉलम है? 18। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज, उनको बोलते हैं पीरियड। किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं? पीरियड डिनोट करते हैं। जितने भी शेल, जैसे सोडियम में 3 शेल थे तो वो 3 थर्ड पीरियड में आया। हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही शेल है तो फर्स्ट पीरियड में आया। मैंने बोला था ना हाइड्रोजन की पोजीशन हम बताएंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है, तो उसमें एक ही होगा शेल और एक ही इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप में आया है। और ग्रुप क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, इजंट इट? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे में 6। आप लोग बताएं कितने शेल से? ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, तो ये सेकेंड पीरियड में बैठेगा। और 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 6th ग्रुप में बैठेगा। ये बाद में करेंगे, पर ग्रुप नंबर किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। उसके बाद अगर दूसरा और एक बात स्ट्रक्चर देखें, तो स्ट्रक्चर में देखिए जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स हैं, 1, 2। तो फर्स्ट पीरियड को बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। आप लिखते जाइए, मेरे पास इधर जगह नहीं है। फर्स्ट पीरियड को क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट। फर्स्ट पीरियड को बोलेंगे शॉर्टेस्ट। इसमें कितने हैं? 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और इधर होता है हीलियम। सेकेंड में सेकेंड और थर्ड जो पीरियड होते हैं, टोटल 7 पीरियड है ना, सेकेंड और थर्ड जो पीरियड है
उनको बोलते हैं शॉर्ट, इनको शॉर्ट। इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड और थर्ड पीरियड में कितने होते हैं, 8 एलिमेंट्स। उसके बाद जो फोर्थ और फिफ्थ है, सॉरी क्या करूं, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है, इसमें कितने एलिमेंट्स है देखिए, इसमें 18 पूरे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट्स हैं, तो इनको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। इनमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। और जो सिक्स्थ और सेवेंथ है उनको बोलते हैं लॉन्गेस्ट, इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। देखिए सिक्स्थ में कितने हैं, सिक्स्थ में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर आपने तो 32 बोला है, छठे और सातवें में 32 हैं आपने बोला, तो यहां तो 18 आ रहे हैं, पूरे 18 ही है ना, बाकी 14 एलिमेंट्स कहाँ हैं, 32 माइनस 18 तो हैं। तो आप देखेंगे कि सिक्स्थ पीरियड के थर्ड में ऐसे आपको स्टार दिखेगा, इसको ऐसे ऐश दिखेगा, और वही स्टार आपको इधर दिखेगा, यही ऐश दिखेगा। ये है लेंथेनाइड, ये है एक्टिनाइड। ये लेंथेनाइड का स्टार, ये पूरा पट्टी है, ये 14 एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 एलिमेंट्स होते हैं। ये दो पट्टियां हैं ना, ये जो स्टार वाले हैं ये सब जुड़वा भाई हैं, इनको बोलते हैं लैंथेनियम सीरीज, और इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनियम सीरीज। ये एक्चुअली पूरे इधर ही बिठाए हुए हैं, अगर इधर बिठाएंगे तो टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी। असलियत में ये सब जुड़वा भाई हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, जुड़वा हैं। पहली पट्टी इसकी जुड़वा है, ये दूसरी पट्टी इसकी जुड़वा है, Isn't it? सब सेम ही रहते हैं, एग्जैक्टली सेम। तो उनको इधर बिठाया गया है, पर इधर बिठाएंगे तो टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इनको अलग से नीचे बिठाते हैं। लैंथेनियम सीरीज का पोजीशन क्या है, बहुत बार पूछते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लैंथेनियम सीरीज, तो इट इज सिक्स्थ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। इट इज सिक्स्थ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, isn't it? It is sixth period and third group. It is sixth period and third group. तब तोपर्यंत तिथं करून या ना, मग इथं या, मी बोलवतो। तो ये क्या है, सिक्स्थ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप है। और जो सातवां है उसका क्या है पोजीशन, एक्टिनियम सीरीज का, इट इज सेवेंथ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। तो लैंथेनियम और एक्टिनियम जो है वो नीचे रहते हैं, 14 एलिमेंट्स। एक्चुअली यहाँ पर ये पूरी जो सीरीज है उनके साथ और ये 14 एलिमेंट्स मिलाएंगे, 18 + 14 तो 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या हमने पढ़ा कि 18 जो होते हैं वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं, इजंट इट। और ग्रुप्स किसको इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। पीरियड किसको इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स को इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, और एक तरीके से इसको क्या किया जाता है, टेबल को डिवाइड किया जाता है, और वो भी मैं बताऊंगा। पर इतना पहले आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें, तो फिर मैं आगे की चीजें आपको बताता हूँ। देखिए उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल असलियत में जो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम होते हैं वो बनाते हैं एस ब्लॉक। सर ये एस ब्लॉक क्या है बताता हूं। 3 से जो 12 होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक, और जो 13 से 18 तक होते हैं वो होते हैं पी ब्लॉक, और नीचे जो 2 होते हैं सीरीज वो होते हैं एफ ब्लॉक। समझ में आ रहा है?
एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अभी इसमें क्या आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन 4 ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो 4 ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप यही लिखोगे, द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एस ब्लॉक, 13 to 18 consist of P block, group 3 to 12 consist of D block and the series below consist of F block। अभी इसमें जो होता है ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में असलियत में ये नाम SPDF क्यों पड़े हैं उसके बारे में मैं 1 मिनट चर्चा करता हूँ, इसलिए आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, पहला फर्स्ट शेल। एक्चुअली शेल्स क्या होते हैं, शेल्स आर कॉलोनीज वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन लिव, कॉलोनी जहां इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। पर ये जो कॉलोनी है ये खुद में 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, इजंट इट? ये क्या है, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, जबान फिसल रही है, सब शेल्स, इजंट इट? और ये क्या होते हैं, SPDF। यानी एक शेल फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वो आप 10th और 11th में आगे चल के पढ़ेंगे, तो उसको बोलते हैं सब शेल। तो अगर आखिरी का इलेक्ट्रॉन अगर S वाले कॉलोनी में जाके बैठता है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन is situated into S, it is known as S block element। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन जाके P में बैठे तो उसको P ब्लॉक बोलते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन D में बैठे तो D ब्लॉक बोलते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन F में बैठे तो F ब्लॉक बोलते हैं। यानी एक शेल जो होता है फर्दर उसका भी डिवीजन होता है और उसका डिवीजन SPDF 4 पार्ट्स में होगा और आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां बैठेगा उसको हम लोग उस हिसाब से नाम देते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट या F ब्लॉक एलिमेंट। ये बात हो गई ब्लॉक्स के बारे में। अच्छा, S ब्लॉक P ब्लॉक में अगर और हम देखेंगे, डिस्टिंग्विश आता है बहुत बार, यहां क्या क्या लिखना है। सबसे पहले मैं लिखता हूं SPDF। तो ग्रुप 1 एंड 2 जो होते हैं S में आते हैं और 13 to 18 जो है वो P में आते हैं, 3 to 12 जो ग्रुप्स हैं वो D में आते हैं और लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज F ब्लॉक में आती हैं। ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स अभी टोटल 4 तरह के होते हैं। आपको पता होगा कि जिसमें एलिमेंट्स सबके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं क्या? नहीं। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। सर नॉर्मल एलिमेंट्स यानी क्या? नॉर्मल एलिमेंट्स इनका लास्ट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, लास्ट शेल इनकम्प्लीट। ठीक है। पी ब्लॉक में क्या होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं और 18वां ग्रुप जो है वो इनर्ट गैसेस का है, नॉर्मल एलिमेंट्स एंड इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का मतलब क्या? कंप्लीटली फिल्ड, आपको पता होगा। फिर जो 3 to 12 है वो क्या होते हैं? इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? लास्ट 2 शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड। और एफ ब्लॉक का क्या है? इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, 4 तरह के एलिमेंट्स हैं। नॉर्मल, इसमें लास्ट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, ये पता होना चाहिए, लास्ट शेल इनकम्प्लीट। ट्रांजिशन, लास्ट 2 शेल्स इनकम्प्लीट। ठीक है। इनर ट्रांजिशन, लास्ट 3 शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड। और तो चौथे होते हैं इनहर्ट गैसेस, इनहर्ट या नोबल एलिमेंट्स, जिनमें लास्ट शेल
कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में होते हैं वो सभी एस ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, पी ब्लॉक में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों होते हैं, डी ब्लॉक में भी नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों होते हैं, और एफ ब्लॉक में मेनली मेटल्स होते हैं। ये भी बात आपको पता होना चाहिए, पर ये दोनों तो पता होने चाहिए कि एस पी डी ब्लॉक कई बार आता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 4 ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप क्या लिखोगे? द एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। द फर्स्ट एंड द सेकंड कॉलम they make up the S block element. The middle of the periodic table, that is from group 13 to group 12, group 3 to group 12, it makes up D block. Group 13 to group 18 makes F block, and the lanthanide and actinide series make the F block. S block contains all normal elements. P block contains normal element and inert gases, that is D block consists of ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इतना आपको लिखाई यानी लिख के दिखाना होगा, तो आपको पूरे 3 मार्क मिलेंगे एग्जाम में। तो ये है 4 ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, अभी फाइनली एक लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का मैं बताता हूं, फिर हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे। ये लेक्चर का जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है? प्लेसिंग एन एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियड। आप हेडिंग डाल सकते हैं, प्लेसिंग एन एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और फाइंडिंग आउट द लोकेशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, मैंने आपको बताया है ग्रुप नंबर क्या डिनोट करता है? इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल या लास्ट शेल। इलेक्ट्रॉन्स जितने लास्ट शेल में होंगे, और पीरियड नंबर डिनोट करता है नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं एक एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर है 17 एटॉमिक नंबर है। इसका लोकेशन बताइए, एटॉमिक नंबर है 17, इसका लोकेशन बताइए किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो आप बोलोगे 17 है क्या? अच्छा, तो X का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 2, 8 और 7, इजंट इट? ऐसे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इजंट इट? अभी टोटल पहले 2 गए, 8 और ये 17 कंप्लीट हो गए ना। टोटल कितने शेल्स हैं? 1, 2, 3 शेल्स, यानी नंबर गिनने हैं। 3 शेल्स हैं, तो पीरियड नंबर क्या होगा? पीरियड भी 3 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल कितने हैं? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स लास्ट नंबर देखना है, वो है 7। तो ग्रुप होगा, देखिए अगर लास्ट में 1 या 2 आए तो आप ग्रुप नंबर लिखोगे 1 या 2, पर लास्ट में 3 से लेकर 8 तक आए तो 3 को आप लिखोगे 13, ये यानी आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा 14, 15, 16, 17, 18। तो लास्ट में 7 आया है ना, तो आप ग्रुप नंबर लिखोगे 17। 10th स्टैंडर्ड में आपको इतने इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। अगर लास्ट में 1 और 2 आए तो मैं 1 और 2 लिखूंगा, पर अगर 3 आए तो 13 लिखूंगा, 4 आए तो 14 लिखूंगा, 5 आए तो 15 लिखूंगा, 6 आए तो 16 लिखूंगा, 7 आए तो 17 लिखूंगा, 8 आए तो 18 लिखूंगा। ठीक है, मान लो दूसरा एलिमेंट है A जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 दिया गया है, तो आप पीरियड क्या लिखोगे? पीरियड आप मेरे को बताइए कितने एलिमेंट, कितने शेल्स हैं? 1 और 2 शेल्स हैं, तो पीरियड आएगा 2, और ग्रुप क्या आएगा? ठीक है, ग्रुप कितना है? लास्ट में 6 है ना, तो 16।
मान लीजिए मैंने बोला एक एलिमेंट है सी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881, इजंट इट? तो आप पीरियड कितना लिखोगे? कितने शेल्स हैं? 1 2 3 4, 4 शेल्स है तो पीरियड 4 होगा। और ग्रुप क्या होगा? एक लास्ट ग्रुप के लिए आखिरी एलिमेंट देखना होता है, तो क्योंकि 1 है तो 1 ही लिखूंगा। 1 और 2 के लिए 1 और 2 ही आएंगे, ठीक है। अभी मैं डी एलिमेंट लिखता हूं, उसका एटॉमिक नंबर है मान लो 15, तो आप क्या लिखोगे? एटॉमिक नंबर 15 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो डी का। पहला क्या है? 285, 285। तो ग्रुप पीरियड नंबर क्या होगा इसका? पीरियड कितना होगा? 1 2 3 शेल्स हैं, पीरियड नंबर यानी कितने नंबर है? 3। और ग्रुप कितना होगा? ग्रुप होगा लास्ट में 5 है तो 15, ठीक है। तो मैं और एक लिखता हूं 288, मेरे को बताइए, तो आप ही बताइए मुझे। अभी स्क्रीन पॉज करके आप एक बार लिख लें कि पीरियड क्या होगा। पीरियड होगा 1 2 3 शेल्स हैं तो पीरियड 3 होगा। और ग्रुप नंबर के लिए आखिरी देखते हैं, आखिरी नंबर तो 8 है तो 18 आएगा ग्रुप। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ये एलिमेंट है इसका, यानी 101% एक क्वेश्चन इसका 2 मार्क के लिए आएगा कि ये एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताओ। 101% ये क्वेश्चन एग्जाम में पड़ता है कि ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर हमको पूछते हैं बार बार, तो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना हमको आना चाहिए, isn't it? तो पीरियड नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स होता है। ग्रुप नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल होता है। तो इस तरह से हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरी बातें डिस्कस कर चुके हैं। आज अभी आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तीसरा है डिस्टिंग्विश या डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड पीरियड। चौथा क्वेश्चन है how problem of isotopes was solved in modern periodic table। फिर पांचवा क्वेश्चन है 4 blocks in modern periodic table। पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया है पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद मैं बोलता हूं इसका एन एलिमेंट एक्स with atomic number 12, write its electronic configuration, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे? पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ये लिखना है आपको। पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर दोनों लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन सबकी पोजीशन फाइंड करनी है आपको। आप कमेंट करके बताएं। मैं 4 लिखता हूं, A 21, B
287 C 25 D 2882 इन सब का क्या लिखना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, पोजीशन लिखना है, पोजीशन है, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर लिखना है। और आज का एक और एक्स्ट्रा सा मैंने आपको काम करना है, कल इसकी जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का टेबल बनाना है। टेबल का हेडिंग होगा ए, नेम ऑफ द एलिमेंट, बी एटॉमिक नंबर, सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ई इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, ठीक है। और एफ ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। तो एक अच्छी सी बड़ी टेबल, सिंबल, एक सिंबल एलिमेंट के साथ सिंबल ये बनाना है। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ लेक्चर था पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन दबा दीजिए। आप इतने सारे लोग हो तो इतने सारे लाइक्स आने चाहिए आज हमको।